नमस्कार मित्रों, मेरा नाम यूसी झा और आप सभी को बीएससी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। सबसे पहला आज का जो टॉपिक हम लोगों का है वो बहुत ही रिलीवेंट है और जनरली जो व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर या बहुत सारे ऐसे डिफिकल्टीज क्वेश्चंस हैं जो हर तरफ से आपको मिलते नजर आएंगे। यदि आप ऑनलाइन विजिट करते हैं तो कोड़ा पे नजर आएगा। तो उस क्वेश्चन को आज हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किसी भी क्वेश्चन में हमारा थिंकिंग एबिलिटी कैसा हो, किस तरीके से हम किसी भी सवाल पे हम रीथिंक करें, हम उसको सोचें, या अचानक मेरे सामने में जब कोई क्वेश्चन आ जाए और मेरे पास उसका कोई थ्योरी ना हो तो उस समय में हम किस तरीके से उस पे आइडिया के साथ वर्क कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है जो बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी पॉइंट से, मान लेता हूं कि ये पॉइंट है, किसी पॉइंट से वर्टेक्स की दूरी गिवन है। जैसे कि ये 3 है, ये मान लिया 4 और ये 5 है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो नेचुरली तीनों साइड आपस में बराबर होगा। ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, और उसके अंदर किसी पॉइंट से, कोई भी एक रैंडम पॉइंट है और उस पॉइंट से वर्टेक्स तक की दूरी 3, 4 और 5 गिवन है। तो हमें निकालना है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। 5 मिनट लीजिए, सोचिए थोड़ा सा कि किस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप देख रहे होंगे। चलिए मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। सबसे पहला कि ये क्वेश्चन आप नॉर्मल तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि काफी लेंदी प्रोसेस होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे शिफ्टिंग मेथड से। शिफ्टिंग मेथड क्या है? तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, ठीक, और उस ट्रायंगल में ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो कोई भी एक ट्रायंगल, चूंकि यहां पे साइड तीनों का क्या है, सेम है, तो मान लीजिए मैं इस ट्रायंगल को नीचे यहां पे चिपका दिया। आप कहेंगे सर इसी ट्रायंगल को क्यों? आप इसको भी चिपका सकते, फिट कर सकते, क्योंकि इसकी जो साइड है ये लेंथ के आपस में इक्वल है, तो इसको भी लेकर के यहां पे हम फिट कर सकते हैं और इसको भी ला करके हम यहां पे फिट कर सकते हैं। तो अगर मान लेता हूं, थोड़ा सा मैं कलर कर देता हूं ताकि आपको आसानी हो समझने में, कि जैसे मैंने क्या किया, ये जो साइड वाला है इस ट्रायंगल को मैं ला करके और यहां फिट कर दे रहा। ठीक, तो अब क्या होगा? अब आप समझ रहे होंगे कि ये वाली जो साइड है वो ये हो गई, और ये ट्रायंगल जब ऐसे चिपकेगा तो नेचुरली ये जो 3 है ये भी 3 होगा, और ये जो 4 है ये भी क्या होगा? 4 होगा। क्लियर यहां तक? क्या किया हमने? इस ट्रायंगल को यहां ला करके चिपकाया। अब इसको आइडेंटिफाई कीजिए कि क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला केस ये कि ये पहले मान लेता हूं कि थीटा था, तो अभी भी ये यहां पे चूंकि आ गया है तो ये क्या होगा? थीटा।
ओके। इसके बाद ये एंगल कितना हुआ करता था? 60 माइनस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में ये जो एंगल हुआ करता था वो 60 डिग्री हुआ करता था, और 60 डिग्री में से वो थीटा था, तो वही ट्रायंगल जब नीचे शिफ्ट कर देंगे तो वो थीटा यहां पर रिप्लेस हो जाएगा और ये बचा रहेगा 60 माइनस थीटा। ओके। अब यहां से अगर मैं लाइन अगर ड्रॉ करूं तो अगर ये 4 है और ये भी 4 है तो ये साइड भी कितना होगा? 4 ही होगा। कैसे? तो रफ करके देख लीजिए कि ये 4 है, ये भी 4 है, और यहां का एंगल अब कितना होगा? 60 माइनस थीटा और प्लस थीटा, तो कितने के बराबर होगा? 60 डिग्री के। और किसी भी ट्रायंगल में दो साइड आपस में बराबर हो और बीच में 60 डिग्री का एंगल हो तो बाकी बचा हुआ 120 डिग्री भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। अब जब ये 60 60 60 हो गया तो आपस में जो तीनों साइड होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब आते हैं इधर। इस ट्रायंगल में क्या हुआ कि ये 3, ये 4 और ये 3, ये 4 और ये 5। तो किसी भी ट्रायंगल में 3 4 5 का अगर कंसेप्ट हो तो उस केस में क्या होता है? ऑलवेज इक्विलैटरल ट्रायंगल, यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा और यहां पे क्या बन जाएगा? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ये हमारा 3 4 5 है, तो यहां पर कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री। ओके। और यहां ऑलरेडी आप पहले से फाइंड कर चुके हैं कितना डिग्री? 60 डिग्री। क्लियर यहां तक? तो अब जरा सोच के देखिए कि ये ट्रायंगल में ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड, ये एक लेंथ 4 गिवन है और ये एक लेंथ 3 गिवन है, और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो अगर साइड मान लेता हूं ए गिवन है तो फिर यहां पर भी क्या होगा? ये ए होगा पूरा का पूरा यहां से यहां तक। तो फिर से हमारे पास कुछ इस तरह का फिगर होगा। ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये ए होगा और ये 150 डिग्री। 150 डिग्री कैसे? 90 प्लस 60। तो कौन सा रूल लगाएंगे? आपको आइडिया होगा, कोसाइन रूल लगेगा। और कोसाइन रूल क्या था? तो cos 150 डिग्री इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। और cos 150 डिग्री की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी? cos 30 डिग्री के इक्विवेलेंट, और किस में? माइनस में, चूंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 24। और cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? √3 अपॉन 2 इक्वल टू 25 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 24। तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 25 प्लस 12√3। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू क्या होगा? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो √3 अपॉन 4 इंटू ए स्क्वायर और √3 अपॉन 4, और ए स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्ट गिवन है 25 प्लस 12√3। क्लियर?
तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और इसको अगर आप बार बार नहीं देखेंगे तो खुद ही कल के बाद फिर से जब सवाल को सॉल्व करेंगे तो फिर से आप भूल जाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ईच एंड एवरी क्वेश्चंस के थ्योरम को आप नजर से देखिए ठीक से। तो सबसे पहला ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो हेडिंग लिखा हुआ है, ये इसलिए जरूरी है कि जिनको इस बार मेंस देना है उनके लिए तो ये खासकर जरूरी है। ठीक है, अब घर पे ट्राई करनी है तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप खुद से सॉल्व करके देख लीजिएगा। घर के लिए मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर होगा 9, ये है 12 और ये है 15। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ओके, तो इसको घर पे खुद से ट्राई कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल ही है, लेकिन पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर इतना है कि पिछले क्वेश्चन में भी एक पॉइंट गिवन था और इसमें भी एक पॉइंट गिवन है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है कि उस पॉइंट से साइड पे परपेंडिकुलर गिराया गया। बोथ आर द डिफरेंट केस। मैंने ये कहा था कि पिछले क्वेश्चन में मैंने ये कहा था कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल है उसके अंदर जो कोई पॉइंट है वहां से वर्टेक्स तक की दूरी, यानी जिस जगह पे कोण बनता है, इस क्वेश्चन में हमने क्या कहा कि उस बिंदु से साइड तक परपेंडिकुलर डाला गया। परपेंडिकुलर का मतलब लंब डाला गया, और इस लंब की जो लंबाई है, एक का नाम P1 है, दूसरे का P2 है और तीसरे का P3 है, और ये त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्लियर यहां तक? अब जरा सोचिए कि इस क्वेश्चन में अगर आपको थ्योरम साबित करना हो तो कैसे साबित करेंगे। तो सबसे पहला चीज ये सोचिए कि ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट से ये वर्टेक्स और इसको हमने मिला दिया। ठीक है, नामकरण अगर करने का मन है तो नामकरण कर लीजिए कि ये A है, ये B है और ये C है और ये O है। तो मैं ये कह सकता हूं कि ट्रायंगल ABC का जो एरिया है वो ट्रायंगल BOC प्लस ट्रायंगल AOC प्लस ट्रायंगल AOB। सही है। ABC का जो एरिया होगा वो क्या होगा, √3/4 इंटू A², और BOC का एरिया क्या होगा, तो BOC के एरिया जो होंगे वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या होगा, P3 होगा। ओके, उसी तरह से AOC का हाइट क्या होगा, 1/2 इंटू A इंटू P1 होगा, और उसी तरीके से 1/2 A इंटू P2 होगा। क्लियर? तो अगर मैं सब में से A को कैंसिल करूं और 2 को इधर लाके मल्टीप्लाई करूं तो फाइनली रिजल्ट क्या आ रहा है, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू √3/2 इंटू साइड। ओके,
क्या समझ में आया? आपको यह समझ में आना चाहिए कि किसी भी समबाहु त्रिभुज में किसी भी इंटरनल पॉइंट से, कहीं से भी, मैंने रेंडमली कोई पॉइंट लिया है, उस रेंडम पॉइंट में कहीं से भी अगर आप साइड पे परपेंडिकुलर गिराते हैं तो उस परपेंडिकुलर के जो लेंथ होंगे उनका सम √3/2a की इक्विवेलेंट होगा। बहुत बार प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। इंटरेस्टिंग चीज यहां पर क्या है जो बच्चे गौर नहीं करते, कि यही जो फॉर्मूला है ये हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी होता है, हाइट ऑफ ट्रायंगल भी है। मैं बात कर रहा हूं इक्विलैटरल ट्रायंगल के एस्पेक्ट में, तो मैं डायरेक्ट भी मेंटली कह सकता हूं कि किसी भी पॉइंट से अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है तो हम कह सकते हैं कि उस तीनों परपेंडिकुलर का जो लेंथ का सम का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो हमेशा ट्रायंगल के ऊंचाई के बराबर में होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन ले लूं कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उस इक्विलैटरल ट्रायंगल में किसी बिंदु से साइड पे परपेंडिकुलर पड़ा, ठीक है, और एक का लेंथ है 5√3, एक का लेंथ है 2√3 और एक का लेंथ है √3, और ये तीनों साइड आपस में इक्विवेलेंट है चूंकि ऑलरेडी इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो अब आपसे मैं अगर क्वेश्चन पूछूं कि इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो आप बहुत जल्दी कह सकते हैं, चूंकि आपको ऑलरेडी थ्योरम डिटरमाइन है कि समबाहु त्रिभुज में अंदर के किसी पॉइंट से ठीक साइड पे परपेंडिकुलर गिरा है, तो मैं इजीली कहूंगा कि जो हाइट होगा h इक्वल टू वो √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 होगा। तो अगर किसी ने पूछा कि उसकी ऊंचाई कितनी होगी तो मैं कहूंगा 8√3, जो ऊपर का थ्योरम ऑलरेडी गिवन है। इवन इसके अलावे मैं क्या क्या कह सकता हूं, तो हाइट इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है √3/2 इंटू a इक्वल टू 8√3। तो मैं यहां से a डिटरमाइन कर सकता हूं, a की वैल्यू 16 होगी। क्लियर यहां तक? a की वैल्यू कितनी होगी? 16। अब अगर a की वैल्यू 16 है तो पेरीमीटर अगर कोई पूछ दे तो आप कहेंगे 3a। 3a का मीन्स क्या हुआ? 48। और किसी ने कहा कि एरिया निकालो तो √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 इंटू 16 इंटू 16। तो क्या होगा? 256 डिवाइड बाई 4, 64√3। तो लगभग सारे क्वेश्चंस इसमें हमने कंसीडर आपको कर दिए। चलिए अच्छे से समझ लीजिए, नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं जो इससे भी और बेहतर थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम यह है कि किसी स्क्वायर से अगर कोई ऑक्टागन काट लिया गया, ऑक्टागन का मतलब क्या हुआ कि इक्वल रेगुलर ऑक्टागन काट लिया गया,
ठीक है, इस तरीके का। तो आपका जो ऑक्टागन तैयार हुआ वो कौन सा तैयार हुआ? अष्टभुज जिसको कहते हैं, वो ये तैयार हो गया। ये तैयार हो गया। और इस ऑक्टागन का हमें किसी ने पूछ लिया कि साइड क्या होगा। मैंने क्या कहा, ध्यान से समझिए कि किसी स्क्वायर से अगर एक ऑक्टागन अगर काटा गया तो उस ऑक्टागन के साइड का लेंथ क्या होगा। तो मुझे मान लेता हूं कि प्रीवियस पेपर 2018 का क्वेश्चन है, मान लेता हूं कि अगर इस क्वेश्चन को मैं अगर उस तरीके से सॉल्व करूं तो फिर तो हर एक सवाल के लिए मुझे हर एक बार सॉल्व करने होंगे। तो एक बार अगर मैं थ्योरम इसको साबित कर लूं तो मैं उसी रूल को बार बार केवल क्या करूंगा, साइड की जगह पे प्लॉट करता चला जाऊंगा। तो ध्यान से समझिएगा मैं क्या कर रहा हूं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक रफ में एग्जांपल ले लिया कि जो इसकी साइड है स्क्वायर की वो ए है, ठीक है। और जो ऑक्टागन का जो साइड है उसकी जो लेंथ है वो एक्स है। तो हर जगह पर ये क्या होगा, एक्स ही होगा। ठीक है। अब रही बात कि इसका लेंथ क्या होगा, तो आप कहेंगे पूरा ए है, उसमें से x तो पहले ही हट गया और दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, वजह जितनी लेंथ इसकी होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी। और जितना a माइनस एक्स बाई 2 है उतना ही इसका भी नाम होगा a माइनस एक्स बाई 2। और आप जानते हैं कि यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होगा। क्लियर? तो चलिए अब राइट एंगल ट्रायंगल को सिंप्लीफाई करते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास बना है इस तरीके का, जिसका हाइपोटेन्यूज क्या है, x है। और ये a माइनस एक्स बाई 2 और ये भी a माइनस एक्स बाई 2 और यहां पे 90 डिग्री का एंगल है। मैं अगर ये कहूं कि इसको सिंप्लीफाई करो तो मुझे लगता है कि 10,000 में से एक बच्चा ऐसा होगा जो इसको सिंप्लीफाई कर पाएगा। कारण क्योंकि इसमें किसका आंसर निकालना है पहले तो ये फाइंड करना जरूरी है। तो सबसे पहला रूल के हिसाब से अगर चलें तो आप कहेंगे कि a माइनस एक्स बाई 2 यानी इसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है। तो इधर अगर करें तो 2a स्क्वायर माइनस 4ax प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 4x स्क्वायर। आपको जैसे सिंप्लीफाई करना हो, मैंने क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर करके दोनों को जोड़ दिया और नीचे जो आपका 4 आएगा वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके 4x स्क्वायर होगा। इसको इधर ले जाता हूं तो क्या होगा, 2x स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 2a स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax
माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, 2x स्क्वायर इधर चला जाएगा तो x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2ax 4ax और a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये सबको अगर उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, 4 माइनस 2 2x स्क्वायर प्लस 4ax माइनस 2a स्क्वायर और 2 कैंसिल्ड आउट तो x स्क्वायर प्लस 2ax माइनस a स्क्वायर। यहां पर वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए और फिर बैठ के सोचिए कि इसमें आपको आंसर निकालना किसका है। सबसे पहला केस, आपको आंसर इसमें निकालना किसका है, x का या a का। पहला तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप x का आंसर निकाल रहे हैं तो आप सही जा रहे हैं। कारण ये, क्योंकि मुझे ऑक्टागन के साइड की लेंथ फाइंड करनी है और दूसरा ये कि दो दो वेरिएबल्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे सॉल्व करना अपने आप में ही एक चैलेंज है। तो सबसे पहला चीज ये देखिए, अच्छा आपके दिमाग में ये बात चल रहा होगा कि ये x माइनस ए का होल स्क्वायर है, तो आपकी तसल्ली के लिए बता दूं कि माइनस 2ax रहना चाहिए और प्लस a स्क्वायर होना चाहिए, तभी ये संभव था, ऐसे संभव नहीं है। तो सबसे पहला केस ये कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं दो मेथड से। तो फर्स्ट मेथड ये है कि मैं कहूंगा x इक्वल टू धाराचार्य के नियम से माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर, याद करो आप, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा बाई 2a। तो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 2a की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, 1 हो जाएगी। ये तो कैंसिल आउट, तो केवल क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो ऊपर में क्या हुआ, ऊपर में हुआ माइनस 2a प्लस माइनस 8a स्क्वायर, तो 2 रूट 2a अपॉन 2। लेकिन यहां पे आप देखो माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो a की वैल्यू तो यहां पे 1 थी और ये b की जगह पे 2a है और c की जगह पर माइनस a स्क्वायर है। तो फाइनल इसका आंसर क्या हुआ, तो फाइनल इसका आंसर हुआ माइनस a प्लस माइनस रूट 2a, और इसका दो पार्ट बनेगा, एक बनेगा माइनस a प्लस रूट 2a और दूसरा पार्ट बनेगा माइनस a माइनस रूट 2a। और फिर से सोचिए कि क्या ये साइड की लेंथ होगी, तो हम कहेंगे नहीं होगी। कारण यह है चूंकि साइड की लेंथ कभी भी निगेटिव हो नहीं सकती। तो अब आप समझ गए होंगे कि इसका जो आंसर होने वाला है वो कौन सा आंसर होने वाला है, ये। तो आप आराम से कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो रूट 2a है, तो a अगर कॉमन ले लें तो फाइनल क्या होगा, रूट 2 माइनस 1। अब क्या किया, इसको रट लिया। चूंकि इसको अगर हम नहीं रटेंगे तो हम बहुत लेंदी और बहुत बड़े बड़े सवालों में जाकर के उलझ जाएंगे और फंस जाएंगे। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा उल्टा अगर सोच के देखूं, जैसे मेंस में पूछा था, मेंस में क्या किया था कि इसके जगह पर बोला कि ये जो साइड है वो 14 गिवन था और क्वेश्चन ये बोला कि 14 सेंटीमीटर के एक स्क्वायर में से एक ऑक्टागन को काटा गया, तो उस ऑक्टागन की भुजा की लंबाई बताइए। तो अगर मैं इस मेथड को नहीं जानता हूं, अगर इस थ्योरम को मैं नहीं समझ पाता हूं या इस लेवल तक हम नहीं जाना चाहते, तो फिर समस्या ये होगी कि हमें आइडिया ही नहीं रहेगा कि क्वेश्चन कैसा है, ये बेसिकली किस लेवल का है। अब हम समझ गए कि ये क्वेश्चन बहुत लेंदी है, तो अब हम जल्दी से अगर सवाल को सॉल्व करना चाहें तो x की वैल्यू 14 गिवन है, तो मुझे ये पता चल गया है कि जो x है वो a इंटू रूट 2 माइनस 1 टाइम्स होगा। अब a इंटू रूट 2 माइनस 1 टाइम्स होगा तो x की वैल्यू कितनी है, 14 है। तो 14 इज इक्वल टू क्या होगा, a इंटू, सॉरी ये x की वैल्यू हम निकाले हैं साइड, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
यानी x इज इक्वल टू ए मीन्स क्या है, पूरा का पूरा स्क्वायर की साइड है, तो स्क्वायर की साइड हमें फाइंड करना है, इंटू √2 - 1 इज इक्वल टू 14। तो फाइनली जो a की वैल्यू होगी वो क्या होगी, 14 अपॉन √2 - 1। और अगर हम रेशनलाइज कर दें तो फाइनल उत्तर क्या होगा, 14 इंटू √2 + 1। तो अगर ऑक्टागन का साइड अगर गिवन है, अगर ऑक्टागन का साइड गिवन है, तो उस स्क्वायर का साइड बताओ जो कि उससे ऑक्टागन काटा गया। उस स्क्वायर की साइड बताओ जिससे ऑक्टागन काटा गया। एक क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा कन्वर्सली में क्या हो सकता है कि पूरे ऑक्टागन के स्क्वायर का ही साइड अगर हम दे दिए, तो अगर हम स्क्वायर का ही साइड अगर दे दिए आपको और तब कहे ऑक्टागन का साइड बताओ, तो क्या करेंगे, तो ए की वैल्यू अगर हमें गिवन रहेगा तो इसके जगह पर रख देंगे, तो ऑलरेडी किसका उत्तर आ जाएगा, साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा, यानी ऑक्टागन आ जाएगा। तो साइड ऑफ ऑक्टागन, साइड ऑफ ऑक्टागन कट फ्रॉम स्क्वायर इक्वल टू साइड ऑफ स्क्वायर इंटू √2 - 1। ठीक है यहां तक। तो ये थ्योरम एकदम समझ में आनी चाहिए अच्छे तरीके से, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट थ्योरम को देखते हैं जो अलग लेवल का है। जो नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर किसी सेमी सर्कल से, ध्यान से देखिएगा, किसी सेमी सर्कल से लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर, बड़े से बड़े स्क्वायर को कट कर लिया गया इस तरीके से, जिसमें रेडियस गिवन है कैपिटल R और साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है मान लिया x। क्वेश्चन क्या बोलेगा, क्वेश्चन बोलेगा लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर इन ए सेमी सर्कल, यानी किसी अर्धवृत्त में बड़े से बड़े स्क्वायर को अगर काटा जाए तो उसकी साइड लेंथ क्या होगी। तो रेडियस कुछ भी दे सकता है, तो उससे हम x की वैल्यू कैसे निकालें, और x की वैल्यू अगर कुछ भी देगा तो उससे हम रेडियस कैसे निकालें। तो सबसे पहला पॉइंट ये, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये कि मैंने क्या किया, एक अर्धवृत्त ड्रॉ कर लिया और उस अर्धवृत्त में ठीक मिडिल पॉइंट से अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो आप क्या कहेंगे। ध्यान से यहां पर देखिएगा, ये रेडियस हमने लिखा नहीं है, यहां पे R लिखा है। आप अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं तो इसको ऐसे लिख लीजिए, इसको मैं लिख देता हूं 2R। ठीक है, चलिए, तो अब ये क्या होगा, ये R और ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक, ये भी क्या होगा R, और ये कितना है X। ठीक, और यहां से यहां तक कितना होगा
वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए। तो आप कहेंगे कि ये सर स्क्वायर है x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, तो ये 50-50 में डिवाइड होगा तो सिमेट्रिक अबाउट हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी? x/2। और यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी है? r है। और ये जो वैल्यू है ये कितनी है? तो x/2 है। यहां पर क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो अब आप राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म कीजिए, पता कीजिए। तो आप कहेंगे कि परपेंडिकुलर है x, बेस है x/2 और रेडियस हो गया r। तो क्या होगा? r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर। तो फाइनली क्या हुआ? 5x स्क्वायर अपॉन 4। तो r स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। देन वी कैन से r इज टू x इक्वल टू √5:2। ऑलवेज इसको आप अगर याद रख सकें तो वन ऑफ द बेस्ट। कि किसी भी अर्धवृत्त में कभी भी सबसे बड़े साइज का अगर कोई स्क्वायर होगा तो उसका जो रेडियस के साथ उस स्क्वायर के जो साइड होंगे उसका रेशियो √5:4 होगा। सॉरी, √5:2। क्लियर यहां तक? √5:2। अब एग्जाम में क्या करता है, इसी क्वेश्चन को रिवर्स करके पूछ देगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन अगर मैं ये कहूं कि जो रेडियस हुआ करती थी वो हुआ करती थी पूरी डायमीटर 28, और मैं कहूं कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो आप क्या कहेंगे कि अगर स्क्वायर का एरिया निकालना हो तो उसके लिए हमको ये पता चल गया है कि r/x इज इक्वल टू √5/2 होता है। और r की वैल्यू कितनी है? 14 है, क्योंकि पूरी डायमीटर 28 है तो r की वैल्यू कितनी होगी? 14 होगी। और r की वैल्यू अगर 14 होगी तो x की वैल्यू कितनी होगी? 14/√5:2। और अगर a की वैल्यू निकल गई तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा? 28/√5 और उसका स्क्वायर। तो फाइनल क्या होगा? 784/5। आप चाहे तो इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं 156.8। आई होप कि आपको अच्छे तरीके से थ्योरम समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट थ्योरम की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर आपसे किसी ने पूछ दिया लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल, यानी बड़े से बड़े वर्ग स्क्वायर की जो साइज है वो राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 3 केस टोटल बनेगा। टोटल 3 केस बनेंगे। ध्यान से देखिएगा, मैं लिख दे रहा हूं। केस नंबर 1,
केस नंबर 2 और केस नंबर 3। ठीक है। केस नंबर 1 जो बनेगा वो बनेगा इस तरीके का। केस नंबर 2 और केस नंबर 3। केस नंबर 2 और केस नंबर 3 देखने में एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन बेसिकली ऐसा है नहीं। बेसिकली क्या है कि इस केस में आपको परपेंडिकुलर और बेस का लेंथ देगा और पूछेगा कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा। तो जब कभी भी अगर देखा जाए तो इसका एक ही वर्टेक्स है जो कि हाइपोटेन्यूज पे लाइज कर रहा है। ठीक से देखिए, तो क्वेश्चन आपसे लिखेगा कि लार्जेस्ट पॉसिबल साइज ऑफ ए स्क्वायर इन राइट एंगल ट्रायंगल हुज वन वर्टेक्स लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज, हुज टू वर्टेक्स और वन साइड लाइज ऑन हाइपोटेन्यूज। तो यहां पर एक ही वर्टेक्स लाइज कर रहा है हाइपोटेन्यूज पे, और जो दूसरा वर्टेक्स है वो बेसिकली कहां पे है, राइट एंगुलर वर्टेक्स पे। तो इस केस में जो साइड ऑफ स्क्वायर होगा वो याद रखना है पीबी अपॉन पी प्लस बी, पीबी अपॉन पी प्लस बी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पे लिख दूं कि परपेंडिकुलर का लेंथ 5 था और इसका लेंथ 12 था, और ये x है जो साइड ऑफ स्क्वायर है, तो हम इजीली कह सकते हैं कि जो x की लंबाई होगी वो होगी 5 इंटू 12 अपॉन 5 प्लस 12, तो 60 अपॉन 17। और अगर मुझे किसी ने एरिया निकालने के लिए बोल दिया तो फिर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम x का स्क्वायर कर देंगे इजीली। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये है कि आपको इस केस में यहां तक की लंबाई गिवन रहेगी। देखिएगा ध्यान से, ये लंबाई गिवन रहेगा m और ये लंबाई गिवन रहेगा n, और जो स्क्वायर है वो ये वाला है। और अगर इस केस में आपसे पूछे कि साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगा, तो मैं कहूंगा कि ये तो x होगा, और अगर x हुआ तो चारों जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी, x होंगी। इस केस में परपेंडिकुलर और बेस का कोई योगदान नहीं देगा। तो सबसे पहला ध्यान इस बात का रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन पूछेगा इस तरीके से, तो अगर बहुत हाई लेवल क्वेश्चन गया तब तो लिख देगा कि m x n r इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नॉर्मली अगर साइड पूछ दिया तब तो उस केस में याद रखिएगा कि x जो होगा वो मीन का काम कर जाएगा, और मीन का काम अगर कर जाएगा तो हम कह सकते x इज इक्वल टू किसके इक्विवेलेंट होगी, रूट अंडर mn के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, कैसे, तो जैसे कि मान लीजिए कि मैंने कहा कि इसकी जो लेंथ है वो है 9 गिवन मान लेता हूं, और इसकी लेंथ है 16, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो 9 इंटू 16 का स्क्वायर रूट होगा, मीन्स 12 होगा। ओके, तो अब आपको साइड ऑफ स्क्वायर निकल गया x, तो एरिया ऑफ स्क्वायर भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तीसरे केस में क्या करेगा, तीनों साइड गिवन रहेगा। जैसे ये a गिवन है,
ये बी गिवन है या सी, या आप अगर इसमें कंफर्टेबल नहीं है तो आप एक काम कीजिए, आप इसको हटाइए और PVH रख दीजिए। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि x की जो लेंथ है वो ये है, स्क्वायर की साइड क्या होगी, x होगी, और पूरी की पूरी लेंथ यहां से लेकर के यहां तक हाइपोटेन्यूस है, ये उसका बेस है, और ये उसका परपेंडिकुलर है। तो साइड ऑफ स्क्वायर इस केस में अगर निकालना हो तो हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू PBH प्रोडक्ट ऑफ ऑल साइड्स अपॉन P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस PB, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस PB। तो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर का कई केस आता है। सबसे पहला हम लोगों ने देखा कि सेमी सर्कल के अंदर अगर लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर हो जाए तो क्या करेंगे। फिर हम लोगों ने देखा कि लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर अगर राइट एंगल के केस में आ जाए तो टोटल 3 केस बनेंगे। एक हाइपोटेन्यूस पर एक वर्टेक्स होगा, एक जो होगा वो उसके हाइपोटेन्यूस पे 2 वर्टेक्स होंगे, और एक जो होगा हाइपोटेन्यूस पे 2 वर्टेक्स तो होंगे लेकिन लेंथ तीनों साइड गिवन होगा। तो आई होप कि आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट फिगर पे चलते हैं। नेक्स्ट फिगर ये है हमारा कि मान लीजिए कि आपके पास में एक सर्कल है और उस सर्कल में एक लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर है इस तरीके का। तो ये तो वेल नोन फॉर्मूला है, फिगर है, इसमें कोई परेशानी है नहीं। लेकिन क्वेश्चन यहां से क्रिएट होगा कि इस सर्कल और स्क्वायर के बीच में एक सबसे बड़ा स्क्वायर है। अब समझ में आ रही होगी बात, इस तरीके का। इस तरीके का। और मैं अगर ये कहूं कि जो रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू R, फाइंड द साइड ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। कोई भी एक का अगर हम निकाल लें तो सबका एक ही जैसा होगा। इसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल भी आपको प्रैक्टिस सेशन के दौरान मेंस में पूछे गए क्वेश्चन पे दिया था। उस समय मैंने डायरेक्ट ही फॉर्मूला लिख दिया था। आज की क्लास ही स्पेशल थ्योरम बेस्ड है, तो ऑलरेडी देख लीजिए कि वो जो थ्योरम आई थी वो कैसे आई थी। तो सबसे पहला केस यहां पे इसे सॉल्व करने के लिए पहले तो ये देखना होगा कि ये डायगोनल का काम करेगा कि नहीं। ये डायगोनल का काम करेगा, ओके। तो यहां पे सेंटर होगी। अब आप बताइए कि अगर पूरा का पूरा 2R है तो आप कहेंगे कि ये R है और ये भी क्या है, R है। एक बात और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसकी साइड हमने X मान लिया और जो इसकी साइड है इसको हमने A मान लिया। बड़े वाले का साइड क्या मान लिया, A।
तो फर्स्ट रिलेशन क्या फाइंड हुआ? फर्स्ट रिलेशन फाइंड हुआ कि 2r इक्वल टू डायगोनल ऑफ लार्जर स्क्वायर। मीन्स साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इक्वल टू 2r अपॉन √2, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते होंगे कि डायगोनल बाय √2 इज इक्वल टू साइड होता है। अगेन अगर मैं ये कहूं कि कैपिटल R इज इक्वल टू व्हाट, तो a√2 अपॉन 2। इवन आप इसको कैलकुलेट करके ये भी लिख सकते थे। ज्योमेट्री की सबसे बड़ी खासियत यह है कि अगर आप ज्योमेट्री में जितने ज्यादा एनालिसिस और जितना लॉजिक आप लगा सकते हैं, आपको दिमाग खपाना पड़ेगा, आपको बैठने पड़ेंगे, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड आप होना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा आपको थ्योरम के रिजल्ट पर ध्यान देना होगा। तो मैंने क्या किया, मैक्सिमम जितने भी इसमें पॉसिबिलिटीज थे मैंने अभी तक इसको कैलकुलेट कर लिया जो हमारा फिगर कह रहा है। अब जरा समझते हैं कि ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा सा बाहर निकाल लेते हैं। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगी। जैसे देखिए आपके पास में एक ट्रायंगल है इस तरीके का, और मैं जानबूझ करके बड़ा सा फिगर ड्रॉ कर रहा हूं ताकि समझाने में हमको आसानी हो, और इसके बीच में एक स्क्वायर फंसा हुआ है इस तरीके का। ओके, अब आप समझिए, मैं अगर पूछूं कि यहां से यहां तक का लेंथ बताओ, तो आप क्या बोलेंगे कि सर पूरा यहां से यहां a है, तो आधा क्या होगा, a/2 होगा। आई होप यहां तक क्लियर समझ रहे होंगे। अब अगर हम आपसे यह पूछें कि यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, यहां से यहां तक की लेंथ, तो आप बोलेंगे सर x होगा। क्यों x होगा? क्योंकि ऑलरेडी ये भी x ही है तो ये भी x ही होगा। क्लियर यहां तक? अब अगर मैं आपसे फिर से ये पूछूं कि ये यहां से यहां तक क्या होगा, तो बहुत टिपिकल सिचुएशन आ जाएगी। क्योंकि इसको फाइंड करना बहुत टेढ़ा खीर है, तो हम क्या करते हैं, जिसको हम फाइंड नहीं कर पाएंगे जल्दी उसको हटा के मैं इसको यहां से लेकर के यहां तक तो फाइंड कर ही सकता हूं। कि अगर मान लीजिए कि ये O है और इसको मैंने अगर यहां तक मिला दिया A तक, तो अब हम इजीली कह सकते कि ये जो हमारा है ये रेडियस ऑफ सर्कल है। तो मैं अगर ये व्हाइट लाइन को नहीं फाइंड कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो मैं R फाइंड कर लिया। अब रही बात कि इसकी लेंथ कितनी होगी, तो इसकी लेंथ होगी x/2। तो अब आप क्या कहेंगे, मैं अगर इस वर्टेक्स का नाम B दे दूं तो आप क्या कहेंगे कि इन ट्रायंगल OAB OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर। और OB की लेंथ कितनी है, तो OB की लेंथ है a/2 प्लस x स्क्वायर, और AB की लेंथ कितनी है, x/2
2a स्क्वायर, और AO की जो लेंथ है वो है r स्क्वायर। और मैं अगर ये कहूं कि वीडियो पॉज करके आप इस सवाल को सॉल्व करके बताइए, तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे? बहुत ही टिपिकल सिचुएशन होगा। तो पहले चलिए आप सॉल्व करके खुद देखिए, नहीं तो मैं इसको डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि मैं हर एक टर्म को लाना किस में चाह रहा हूं, तो लार्जर सर्कल R और स्मॉलर x में लाना चाह रहा हूं। तो इसका मतलब यह हुआ कि इस A को मैं कन्वर्ट करूंगा, इस A को मैं क्या करूंगा? कन्वर्ट करूंगा। बाद में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अगर a/2 लिखूं, ध्यान से समझिएगा, अगर मैं यहां पे a/2 लिखूं तो क्या होगा? r/√2 होगा। तो मैं अगर इसको लिख दूं r/√2 प्लस x प्लस x/2 होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है यहां तक? अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या होगा? a स्क्वायर यानी r²/2 प्लस b स्क्वायर प्लस क्या होगा? ठीक है, प्लस क्या होगा? प्लस होगा आपका 2ab, तो 2rx/√2 प्लस x²/4 इज इक्वल टू r²। ठीक है, क्लियर यहां तक? यानी मैंने क्या क्या किया? a/2 प्लस x का स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर जो कि r² है। अब आगे बढ़ते हैं। x² प्लस x²/4 क्या होगा? 5x²। इक्वेशन ही खत्म हो गया, थोड़ा सा बैक कर लेता हूं। r² यानी कितना हो गया? 5x²/4 और ये r²/2 उधर चला जाएगा तो क्या बनेगा? r²/2 ही बचेगा। फिर से r²/2 ये माइनस में चला जाएगा, माइनस 2rx/√2 इज इक्वल टू 0, और ये जो प्लस है उधर जाके माइनस बन गया। तो अगर मैं 4√2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा 4r², 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो √2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे 4√2 से मल्टीप्लाई करने पे 4√2 से यानी एलसीएम ले लिया, मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या होगा? ये 2√2r² और 8rx, और ये क्या होगा? 4√2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस 5√2x² इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। और x की जो वैल्यू होगी वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि x इज इक्वल टू क्या होगा? -b। तो -b की जगह पर क्या है? 8r है। देखो ध्यान से, -b की जगह पर क्या होगी? -8r, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर क्या होता है धाराचार्य के नियम से? प्लस माइनस √b², तो 64r², -4ac, तो माइनस माइनस प्लस
और क्या होगा 5 2 जा 10 2 जा 20 4 जा 80 आर स्क्वायर बाई 2a। 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी 4√2। ठीक है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब रही बात, ये किसकी वैल्यू आ रही है? अभी ये वैल्यू आ रही है x की नहीं बल्कि r की, क्योंकि r के रेफरेंस में हम कर रहे हैं। ये वैल्यू हो गई r की। ओके, तो 2a भी 4√2। तो फाइनली क्या आ रहा है देखो ठीक से आप, तो फाइनली आ रहा है, सॉरी, अगर मैं x की वैल्यू ले रहा हूं तब तो यहां पे हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, r को अगर मैं टारगेट कर रहा हूं तब तो x के टर्म में आना चाहिए, x को मैं टारगेट कर रहा हूं तो r के टर्म में आना चाहिए। तो ऐसा करता हूं, ये x के टर्म में रख देता हूं और यहां पे r का टर्म देख लेते हैं माइनस b, तो b स्क्वायर, ओके, माइनस b क्लियर है, b स्क्वायर भी क्लियर है, माइनस 4ac भी क्लियर है। बाई 2a की जगह पर क्या हो जाएगा तब, 2a की जगह पे होगा 10√2। बस यहां पे थोड़ी सी चेंज करनी होगी हमको, यानी इसको मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, 10√2। ओके, तो अब क्या कह सकते हैं, x इज इक्वल टू 8r प्लस माइनस 64 144, तो क्या होगा 12r डिवाइड बाई 10√2। तो x की जो वैल्यू होगी वो निगेटिव हो नहीं सकता, तो पॉजिटिव होगा, 20r अपॉन 10√2। तो r की वैल्यू क्या हो रही है, r की वैल्यू हो रही है √2 अपॉन 2, यानी 1/√2 टाइप्स, यानी r की वैल्यू हो जाएगी हमारी √2x अपॉन √2। क्लियर? एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूं कहीं पे गलती तो नहीं कर दिया मैंने कंफ्यूजन में। सबसे पहला केस यहां पर हो गया कि a/2, ये तो वैल्यू हो गई साइड ऑफ स्क्वायर, ये ठीक है, और ये वैल्यू हो गई हमारी रेडियस, ये भी आपकी सही है, और ये जो वैल्यू हुआ वो x/2 हुआ, ये भी आपका सही है। तो a/2 प्लस x का होल स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। फिर मैंने कहा कि मुझे x को और r के टर्म में लिखना है, या मैं a के टर्म में भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहां पर लिखने की कोशिश की r और x के टर्म में बदलने की। तो a की जो वैल्यू होगी 2r जो गिवन था, वो 2r की वैल्यू डायगोनल के बराबर होगा, तो 2r/√2, इसका मतलब a इज इक्वल टू √2r होता। देखिए यहीं पे मैंने गलती की है, a इज इक्वल टू √2r, वो भी ठीक ही है, और a/2 की वैल्यू क्या हो गई r/√2। तो r/√2 प्लस x/2 का होल स्क्वायर x², a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस x²/4 इज इक्वल टू r²। माइनस r²/2, तो वैल्यू क्या हो गई r²/2, और इधर क्या हो गया माइनस 2rx/√2, और इधर क्या हो गया 5x² माइनस में इज इक्वल टू 0। ओके, तो 2√2x² माइनस 8rx, और ये क्या हो जाएगा माइनस 5√2x² इक्वल टू 0। सही है। अब क्या होगा कि मैं अगर r की वैल्यू x की वैल्यू निकालना चाह रहा था, तो माइनस b प्लस माइनस √b², यानी कितने के बराबर होगा 64r², और प्लस 80, यानी 80 कैसे हुआ, तो 4ac, तो 4ac की वैल्यू हो गई, अब बाई 2a, तो 2a का मतलब 10√2। तो r की वैल्यू x के टर्म में क्या हो गई, r इज इक्वल टू x अपॉन √2।
यानी इस x की वैल्यू के टर्म में क्या हो गई, r की वैल्यू जो हो गई x/√2 के इक्विवेलेंट में हो गया। ठीक है। यहां पे अगर ये चीज, अगर मान लेता हूं कि ये चीज अगर हमें साइड के टर्म में लिखना होता, तब उस केस में हम क्या करते। तो जैसे साइड के टर्म में अगर लिखना होता तब हम क्या करते, कि मान लीजिए वो तो रेडियस के टर्म में लिखाया, साइड के टर्म में अगर लिखना होता तो इसकी जो साइड होती, जो साइड हम लोगों ने x माना है, वो क्या होता, a/√5 के टर्म्स में, सॉरी a/5 के टर्म्स में आता। यानी कहने का सेंस, लार्जर साइड का जो स्क्वायर होगा, यानी साइड ऑफ लार्जेस्ट स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू साइड ऑफ स्मॉलेस्ट स्क्वायर। ठीक है यहां तक। तो अगर आपको रेडियस के टर्म में न देकर के साइड के टर्म में देना हो, तब हम क्या करेंगे, a/5। जैसे ये मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था, मेंस में क्या पूछा था कि इसकी जो रेडियस है, यानी ये जो साइड है, ये गिवन था 28, और पूछा था कि इसका एरिया बताओ, और 4 तरफ से स्क्वायर था। तो हम कहेंगे कि सबसे पहले साइड जो होगी उसकी, वो क्या होगी, 28/5, 5.6। इसीलिए जो एरिया होगा वो 5.6 का क्या होगा, होल स्क्वायर 31.36। क्लियर। नेक्स्ट जो फिगर बनेगा हमारा, वो नेक्स्ट फिगर ये है कि एक सर्कल है और अगेन एक और सर्कल है, और दोनों सर्कल के कॉमन टेंजेंट के बीच में एक स्क्वायर है। तो इस केस में जो रिलेशन होगा, 2r/5 इक्वल टू साइड ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल। चूंकि दोनों सर्कल की जो रेडियस होगी वो क्या होगी, इक्विवेलेंट होगी। यानी इसकी जो रेडियस है वो भी r है, और इसका जो रेडियस है वो भी r है, और इसकी जो साइड है वो आपको फाइंड करने हैं, a है। अब सवाल ये है कि हाउ टू प्रूफ। और चूंकि अभी तक इतने मात्रा में हमने आपको थ्योरम को सिद्ध करना सिखा दिया कि किस तरीके से आप थ्योरम को सिद्ध कर सकते हैं, हाउ टू जनरेट एनी फॉर्मूला, तो आप इसको आप क्या कीजिए, सेल्फ ट्राई करके देखिए, सेल्फ प्रूफ करके देखिए। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। आई होप कि आप अभी तक के सारे वीडियोज को ठीक से देख रहे होंगे। अगर ज्योमेट्री में दिलचस्पी चाहते हैं
तो आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन पे एकदम कंसंट्रेट होकर के चीजों को समझनी होगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।